हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S20 लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का साइंस, जो कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं में हम कुछ पॉइंट को देख चुके थे। आज हम यहाँ पर देखेंगे फोकस तल, फोकस प्लेन क्या होता है। ये क्लास 10 का है और चैप्टर नंबर ये कौन सा है? चैप्टर नंबर ये 10 है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फोकस तल क्या होता है, इसे कैसे समझोगे, कैसे लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोकस तल। इसे PQ से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या लिखेंगे? इसे PQ से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? PQ से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई दर्पण है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कोई अवतल दर्पण है। इसे क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर दे रहे हैं। और ये इसका क्या है? ये इसका केंद्र C है। इसका केंद्र क्या है? C। फोकस, मुख्य फोकस F, और ये क्या है? ध्रुव P है। अब यहाँ पर हम लिखाए हैं मुख्य अक्ष के लंबवत। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? जैसे मुख्य अक्ष क्या होती है, कोई यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहाँ से आने के बाद ये टकरा कर किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? ऐसे फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तल को, मतलब ये कहाँ से होकर जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो इसी के तल को क्या कहेंगे? फोकस तल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फोकस तल कहेंगे। तो यहाँ पर मान लो ये क्या, कौन सा पॉइंट है? F है। क्या है? अब F है। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, जिसे नाम दे दो PQ। इसे नाम दो क्या? Q। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत। ये क्या है? ये कोई मुख्य अक्ष है, इसके क्या है? अगर इसे देखा जाए तो यह क्या होगा? लंबवत होगा। तो इसके क्या है? लंबवत। जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो जो यहाँ पर फोकस से होकर जाती है, यही इसका क्या होगा? फोकस तल होगा। तो आई होप कि फोकस तल, फोकस प्लेन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है दर्पण का द्वारक। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, इसका परिभाषा हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दर्पण का द्वारक। यहाँ पर क्या है? दर्पण का द्वारक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अपर्चर ऑफ मिरर। क्या बोला जाता है? अपर्चर ऑफ मिरर। तो यहाँ पर पहले हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे, फिर आपको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गोलीय दर्पण की चौड़ाई को, गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक, ऑपरेचर ऑफ मिरर, ऑपरेचर ऑफ मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेचर ऑफ मिरर कहते हैं। मतलब
जैसे कोई गोलीय दर्पण है तो जो उसकी चौड़ाई होती है उसी को क्या कहते हैं, ऑपरेचर ऑफ मिरर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझने की कोशिश कर दीजिए, यहाँ पर जैसे क्या है, कोई गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण है, ये सी है, एफ है, और ये क्या है, पी है, क्या है, पी है। मान लो ये अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी क्या है, चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है, चौड़ाई है। इसी को क्या बोला जाएगा, दर्पण का द्वारक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दर्पण का द्वारक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाएगा, दर्पण का द्वारक कहा जाएगा। अथवा लगाकर एक परिभाषा आप और लिख लीजिए, अगर जैसे ये वाला ना याद रहे तो आप एक और लिख लीजिए। यहाँ पर अथवा लगाकर आप लिखिए, अथवा लिखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोलीय दर्पण के, क्या आप लिख रहे हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक कहा जाता है। इसे 2R से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, देखिए, इसे 2R से डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया जाए, R, तो ये R होगा और ये R होगा, कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2R। तो क्या लिखे हैं आप, इसे 2R से प्रदर्शित किया जाता है। तो आई होप कि आपको दर्पण का द्वारक जो है समझ में आ गया है। हम दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में बहुत सारा डिफिनेशन पढ़े हैं, आप इसे रट्टा मारकर तोते की तरह याद कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक है इमेज क्या होता है। जैसे आप इमेज मतलब क्या होता है, चित्र जो होता है, प्रतिबिंब। अगला टॉपिक यहाँ पर क्या है, इमेज, जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में, प्रतिबिंब। यहाँ पर इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे उस बिंदु का क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। किसी वस्तु से निकलने वाली, मतलब जैसे कोई वस्तु है यहाँ से, अब यहाँ पर देखो दर्पण के हिसाब से होगा कि वो मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, तो दर्पण के हिसाब से यहाँ पर प्रतीत होगा। जैसे यहाँ पर
मान लो कोई यहाँ पर हम मान लिए कोई दर्पण है जिसका नाम क्या है, ये कोई क्या है, मान लो यहाँ पर कोई अवतल दर्पण है, यहाँ से कोई वस्तु रखा है, यहाँ पर कोई वस्तु है, क्या है ये वस्तु, कोई वस्तु है, इसके एक बिंदु यहाँ बिंदु ये से कोई प्रतिबिंब यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, कोई किरण यहाँ से क्या कर रही है, इसे निकल रही है, और निकलने के बाद परावर्तन के पश्चात मान लो इस बिंदु पर क्या हो रही है, बन रही है, तो इस बिंदु पर मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रतिबिंब। जैसे किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण, मान लो इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकली, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर क्या कर रही है, इस बिंदु पर मान लो कि मिल रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रतिबिंब कहा जाएगा। यहाँ पर मान लो ये बना था, यहाँ पर ये डैश बना है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह ये बनेगा, और अवतल दर्पण में क्या होगा, पीछे बनेगा, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अब चलिए हम प्रतिबिंब के प्रकार को यहाँ पर देख लेते हैं, कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, यहाँ पर ये क्या होगा, टाइप ऑफ मिरर, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा टाइप ऑफ मिरर, प्रतिबिंब के प्रकार। तो यहाँ पर लिखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रतिबिंब या इमेज दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, रियल इमेज, रियल मतलब क्या हो, जो रियल में हो, क्या हो, रियल में हो, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब, जिसका क्या हो, आभास होता हो। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के प्रतिबिंब को पढ़ने वाले हैं, रियल वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पर वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, चलिए इसे पहले देख लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा, यदि किसी वस्तु से, यदि किसी वस्तु से मतलब जैसे कोई वस्तु है ना, उससे यदि किसी वस्तु से निकलने वाली, यदि किसी वस्तु से निकलने वाली, जैसे कोई वस्तु है उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण, यदि किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा, सॉरी प्रदर्शित नहीं, यहाँ पर इसे लिखेंगे, इसे पर्दे पर, जो पर्दा होता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो जब यहाँ पर आप वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा ऐसे लिख दोगे तो आपको 1-2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप इसे रट्टा मार कर याद कर लीजिए। अब यहाँ पर हम दूसरा प्रतिबिंब देखेंगे।
तो दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक वक्रता, त्रिज्या से छोटा होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो दर्पण का द्वारक जो होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। किसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या आधी होती है, फोकस दूरी। मतलब जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना कोई दर्पण। यहाँ पर क्या, माना कोई दर्पण M1 तथा M2 है, M1, M2 है। यहाँ पर क्या किया है, कोई दर्पण मान लिया है। मान लो ये कोई क्या है, ये कोई दर्पण है। क्या है, कोई दर्पण है मान लो, या क्या है, कोई अवतल दर्पण मान लो। ये कोई क्या है, मान लो यहाँ पर कोई दर्पण है और ये क्या है, उसका पॉइंट C है, मतलब वक्रता केंद्र। और ये क्या है, मुख्य फोकस F है
और फिर ये क्या है, ध्रुव P है, दर्पण M1 M2। तो पहले हम इतना लिखेंगे, माना कोई दर्पण M1 तथा M2 है जिसकी वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R। क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R। इसी के आधे की बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F, फोकस दूरी F है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या होगी, फोकस दूरी होगी, और ये क्या होगा, वक्रता त्रिज्या R। क्या होगा, वक्रता त्रिज्या R होगा। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या R होगी। अब हमें इसमें संबंध बताना है, तो यहाँ पर क्या होगी, फोकस दूरी R होगी। तो हमें बताना है कि देखो यहाँ पर हम बताए हैं जब दर्पण का द्वारक, ये क्या है, ये दर्पण का द्वारक है, ये वक्रता त्रिज्या जो यहाँ पर R है इससे मान लो क्या है, छोटा है, तो फोकस दूरी जो है यहाँ पर फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या जो R है इसकी क्या होगी, आधी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगला परिभाषा अवतल दर्पण के लिए कि अवतल दर्पण कहाँ कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम मतलब दर्पण जो होता है इससे प्रतिबिंब कब कब बनती है, कैसे बनती हैं। तो पहले हम देखेंगे किसके लिए, पहले हम यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए तो यहाँ पर हम पहले किसके लिए देखेंगे, यहाँ पर पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, तो यहाँ पर पहला लिखेंगे, इसमें यहाँ पर हम पहला लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए किसी वस्तु से निकलकर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर क्या लिखेंगे, परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। जैसे यहाँ पर मान लो ये कोई क्या है, ये कोई अवतल दर्पण है। ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है। यहाँ पर ये क्या है, कोई अवतल दर्पण, इसका केंद्र C, मुख्य फोकस F और ध्रुव P है। अब जैसे यहाँ से मान लो कोई वस्तु से, यहाँ से कोई वस्तु क्या हो रही है, यहाँ से कोई वस्तु ऐसे निकल कर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। क्या कर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मतलब जो F है यहाँ पर, इससे क्या होगी, ऐसे होते हुए ऐसे चली जाएगी, ऐसे होगी, क्या होगी, ऐसे होते हुए चली जाएगी। तो यही हम यहाँ पर लिखे हैं, किसी वस्तु से निकलकर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम यहाँ पर यह होगा कि जैसे अगर कोई वस्तु
मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से परावर्तित होगी। अब दूसरा नियम हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा नियम यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम दूसरा नियम में लिखेंगे किसी वस्तु से निकलकर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर क्या लिखेंगे, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे किसी वस्तु से प्रकाश की किरण, यहाँ पर आप समझ लीजिए कोई दर्पण पहले हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। मान लो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी F, ऐसे हो गया, ध्रुव P यहाँ पर है। अब यहाँ पर लिखे हैं किसी वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरण, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे रखा है जिसका नाम क्या है, ये किसी वस्तु से निकलकर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मतलब ये प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जा रही हैं, ऐसे मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। यहाँ पर ये क्या है, मुख्य फोकस F है, इससे होकर जा रही है। होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब जैसे यहाँ पर आएगी तो जब यहाँ से परावर्तन होगा तो क्या होगा, इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो अवतल दर्पण में बनने के दो नियम में दूसरा नियम हमारा ये था। पहला नियम क्या था कि जब किसी वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, तो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो वो लौटते समय परावर्तित कहाँ से होती हैं, फोकस से होती हैं। और दूसरा नियम यहाँ पर क्या था, किसी वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ पर वापस लौटती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस लौटती हैं। अब यहाँ पर हम थर्ड नियम पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका लास्ट नियम है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लिखिए आप यहाँ पर किसी वस्तु से निकलकर वक्रता केंद्र में जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर क्या लिखेंगे, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ये कोई क्या है, दर्पण है। अब बार बार तो ये बताना नहीं पड़ेगा कि कौन सा दर्पण है, बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पर मान लो कोई क्या है, यहाँ पर ये ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र यहाँ पर क्या है, थोड़ा इधर और नज़दीक बना लेते हैं, इसे आप F माने हैं और इसे C। तो यहाँ पर हम लिखा है किसी वस्तु से निकलकर वक्रता केंद्र में जाने वाली, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है जिसे क्या नाम दिया गया, ये इसी वस्तु से निकलकर और क्या हो रही है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। यहाँ से जैसे कोई प्रकाश की किरण जा रही है
तो जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जो है उसी मार्ग में पुनः वापस लौट आती है। मतलब इसी मार्ग से गई थी वक्रता केंद्र से, अब क्या हो रही है कि जब परावर्तित होगी तो फिर ऐसे इसी मार्ग में ऐसे पुनः वापस हो जाएगी। तो यह क्या था, थर्ड नियम था। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में हम अवतल दर्पण वाला पढ़ चुके हैं, हम उत्तल दर्पण वाला पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर हम इसे पॉज कर देते हैं, हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।